जस्ट दो बकेट्स गिवन है। पास पेपर की प्रैक्टिस है बेटा, आपकी वर्कबुक में तो थोड़े से थे, इसके रिलेटेड बहुत थोड़े से थे, तो पास पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लो। दो आपके पास वर्कबुक्स बकेट्स हैं, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। अब आपके पास बेटा जो बिगर वाले की हाइट है डेट इज़ 30 सेंटीमीटर और उसका जो आपके पास डायामीटर गिवन है डेट इज़ 16 मीटर। अब सिमिलर है तो बेटा जो आपके पास छोटी वाली बकेट उसका आपने यहाँ पे जो हाइट आएगी ये वाली हाइट आपने बेसिकली क्या करनी है, फाइंड आउट करके बतानी है। और इसकी जो आपके पास डायामीटर है वो आपके पास क्या है 8। अच्छा, बोथ द फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स कब होती थी हमारे पास, एक कंडीशन होती थी जब तीनों एंगल सेम होती थी। अगर आपके पास फिगर्स सिमिलर है तो बेटा वहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होती थी, एक चीज़ और भी होती थी ना, एंगल्स नहीं, रेशो ऑफ साइड्स क्या होती थी आपके पास सेम। तो देखो यहाँ पे 30 है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग है, इसकी रेशो में कौन सी साइड आएगी, बड़े वाली बकेट की बेटा जो आपके पास साइड है विच इज़ 30 सेंटीमीटर, इसकी कोरस्पॉन्डेंस में जो स्मॉलर बकेट है उसकी कौन सी साइड आएगी, एच आएगी। इसी तरह जो आपके पास बेटा डायामीटर जो कि 16 है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग में छोटी वाली बकेट का डायामीटर कितना आएगा 8। तो इसे देखो हमने जस्ट सिंपल से लिख देना 30 डिवाइड बाई एच आ जाएगा और राइट साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 8। सिंपल से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 30 बाई एच इज इक्वल्स टू 2 और 30 आपके पास आ जाएगा 2h, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू h और h आपके पास आ जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर। 1 मार्क का है तो बेटा इतना सही आता है, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं आता। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन डेट द बकेट हैज़ अ वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम का वर्ड यूज़ हो गया, तो अब हमारे पास फार्मूला क्या सेम रहेगा या विल इट बी चेंज, हमारे पास कौन सा फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला बेटा वॉल्यूम वाला है तो V1 डिवाइडेड बाई V2 किसके इक्वल आएगा यहाँ पर, L1 डिवाइडेड बाई L2 होल का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास क्यूब होता था और एरिया में हमारे पास क्या होता था स्क्वायर। अदर थिंग इसकी बेटा यहाँ पे हमें L1 और L2 इस पार्ट में नहीं गिवन, लेकिन इसके क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। जैसे कौन सी वैल्यूज़ गिवन थी आपके पास, ये वाली, एक 16 है, दूसरी क्या है आपके पास 8। अब वॉल्यूम देख लो बेटा किसका है आपके पास, स्मॉलर बकेट का, तो जिसकी स्मॉलर लेंथ होगी डेफिनेटली उसी का वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। V1 एज इट इज़ आ गया, V2 की जगह आप पुट कर लें 850। अच्छा, V1 यहाँ पे कौन सा है, स्मॉलर बकेट है या बिगर बकेट है, कौन सी है, स्मॉलर है या लार्जर है, स्मॉलर, V1 आपके पास क्या लार्जर। अच्छा, अब L1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, फिर 16 आएगी या 8 आएगी, 16, और L2 की क्या आएगी आपके पास 8 क्यूब, 8 2 टाइम 16, V1 डिवाइडेड बाई 850 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 का क्यूब, V1 डिवाइडेड बाई 850, 2 का क्यूब आपके पास 8 और 850 को आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी 2000 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लिकेशन करके। बेटा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ये वाले बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन थे जी। कहाँ पर 850 ये नहीं आता से आपके पास क्या आते हैं, फिर 6800 68 आते आपके पास 68। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है बेटा ये वाले थोड़े से ट्रिकी हैं, इन्हें सही से समझिएगा। आपको बेटा यहाँ पे गिवन क्या है कि ए बी, अच्छा जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस होती थी तो मैंने आपको बताया था कि आप कौन से एंगल को कंसिडर कर रहे होते थे। पैरेलल लाइंस जब भी नज़र आ जाएं आपको एंड यू नीड टू लाइक मेक टू फिगर्स सिमिलर, तो आपको मैंने कौन से एंगल्स बताए थे, पैरेलल लाइंस पे कौन से एंगल्स बनते हैं, एक आपके पास अल्टरनेट एंगल्स बनते थे गुड, उसके अलावा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते थे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एफ एंगल्स जो थे, ठीक है। तो आपने सिर्फ दो एंगल्स देखने होते हैं, एक अल्टरनेट एंगल जिसे आप जेड एंगल्स कहते थे क्योंकि वो सेम इक्वल होते थे, सेकंड आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो एफ टाइप का शेप बनती थी क्योंकि वो भी इक्वल्स होते थे। अब आपने बेटा इंटीरियर एंगल इसलिए नहीं लेते क्योंकि इंटीरियर एंगल आपके पास सेम नहीं होते, उनका सम 180 के इक्वल होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं चेक करेंगे। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई द ट्राइंगल ए बी सी एंड सी ए डी आर सिमिलर। किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, तीन एंगल्स सेम कर देने थे। अब हमें करना कौन कौन से बेटा, एक ए बी सी है, ये देखो
एक ए बी सी है और एक सी ए डी। मैं इन्हें अलग अलग हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। ये ए बी सी रेड वाला है और सेकंड वाला बेटा मैं ऐसे कर देता हूँ किसी और कलर से। कोई और कलर है यहाँ पर? ये लो बेटा जो आपके हैं। अच्छा बेटा, दूसरा बेटा आपने ये पर्पल से कर दिया, ठीक है, पर्पल है बेटा। तो बेटा आपने इन दोनों को बेसिकली करना क्या है, इन दोनों को आप लोगों ने इक्वल प्रूफ करना है। अब सबसे पहले देखो आपके पास क्या कोई चीज़ गिवन है कि कोई सा एंगल आपके पास ऑलरेडी गिवन हो जो कि इक्वल है। कौन सा एंगल आपके पास ऑलरेडी इक्वल है? ये वाला देखो आपके पास, ये वाला और ये वाला। हमें पता भी सिंपल चल रहा है बेटा कि देखो यहाँ पर भी एंगल बना हुआ है और यहाँ पे भी एंगल बना हुआ है और दोनों इक्वल बने हुए हैं। अगर तो बेटा आपके पास चेंज होता ना तो आपके पास यहाँ पे सिंगल एंगल ना बना होता, यूँ करके डबल एंगल बना होता। देखो यूँ करके आपके पास डबल एंगल होता है। तो एक एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी सेम आ गया। उसके बाद बेटा मुझे क्या करना है, दूसरा एंगल सेम करना है। देखो यहाँ पे कहीं पे आपको दो पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं ना बेटा, ये देखो ये आपके पास एरो लगे हुए थे। पैरेलल लाइंस में आपके पास कौन से एंगल्स बनते थे? एफ एंगल्स। और दूसरे कौन से होते थे? जी एंगल्स। जी एंगल्स क्या होते थे? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स होते हैं क्या? इक्वल होते हैं या डिफरेंट होते हैं? इक्वल होते हैं। देखो सबको यहाँ पे जेड बनते हुए नज़र आ रहा है, ये देखो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये जी बनते हुए नज़र आ रहे हैं सबको। यहाँ पे जो एंगल हो गए वो आपके पास फिर क्या होने चाहिए? इक्वल। मीन्स ये वाला एंगल और यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा ये क्या होना चाहिए आपके पास? इक्वल। इक्वल होने क्यों चाहिए? यहाँ पे देखो जेड टाइप की शेप बन रही है ये, और बेटा ये हमेशा बनेगी तब व्हेन यू हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं है तो कभी भी आपके पास एंगल नहीं बनेंगे। जी जी, रीज़न एंगल में हुई जी, जेड एंगल्स नहीं ऑल्टरनेट एंगल्स लिखते हैं। जेड एंगल्स तो याद करने के लिए सिर्फ रखा है ना, वहाँ पे लिखोगे तो बेटा कैमरेज में मार्क्स नहीं मिलने लगे आपको। अच्छा, दो एंगल्स आपके पास सेम हो गए तो थर्ड वन आपके क्या करोगे, क्या वो सेम होगा या नहीं होगा? अगर ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो तो बेटा थर्ड वन ऑटोमेटिकली सेम होता है या नहीं होता? होते। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले देखो मार्क्स कितने आपके पास, 1 मार्क्स ही लिखा हुआ है। सबसे पहले बेटा उन्होंने कहा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ए बी सी एंड सी ए डी आर सिमिलर। एक रीज़न तो उसने ऑलरेडी हमें बता दी थी कि एंगल सी और एंगल डी आपके पास क्या है? सेम। अच्छा, क्या आप इसे सिर्फ एंगल सी लिख दोगे और एंगल डी लिख दोगे या प्रॉपर लिखोगे बी सी ए या ए सी बी प्रॉपर लिखोगे? तो देखो पहली रीज़न आपके पास क्या आ रही है, एंगल बी सी ए किसके इक्वल है बेटा? एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी। और रीज़न में आपने क्या लिख देना है बेटा? इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो जस्ट आप गिवन लिख लो, डेट्स इनफ। अच्छा, दूसरा पार्ट देख लो। दूसरा एंगल कौन सा हमारे पास इक्वल है? बी ए सी किसके इक्वल है? ए सी डी के। जी क्या हुआ? सी लिख लो। सी आपके पास देखो दो डबल एंगल बन रहे हैं ना, सी पे एक एंगल नहीं बन रहा, सी पे दो एंगल बन रहे, तो इसीलिए आप नहीं लिख सकते ना। अच्छा, आप सेकंड वाला देखिए बेटा, सेकंड वाला कौन सा यहाँ पे इक्वल था जो हमने अल्टरनेट एंगल से किया था? बी ए सी। बी ए सी बेटा वो किसके इक्वल है आपके पास? ए सी डी। यहाँ पे क्या लिख दोगे? एंगल ए सी डी। बेटा दो एंगल्स आपके पास सेम है ना, दो एंगल्स अगर सेम है तो थर्ड वन क्या सेम होगा या नहीं होगा? थर्ड वन आपके पास क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपके पास सेम हो जाएगा। तो इसकी इंशाल्लाह नहीं बेटा, सेम ही होगा। अच्छा बेटा, दो एंगल सेम है तो थर्ड वन ऑटोमेटिकली सेम। तो आपने इसमें यहाँ पे लिखना क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलरिटी का साइन सबको याद है क्या होता था? यूँ। वो बेटा कॉन्ग्रेंट था, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ए बी सी और आपके पास सी ए डी नहीं बेटा, वो कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, इक्वल टू एंगल सी ए डी। अच्छा, इसकी रीज़न क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? मैं लिखूंगा क्या रीज़न? सेम एंगल हो गए। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, दूसरा पार्ट भी कुछ गिवन है, दूसरा पार्ट भी हमारे पास गिवन है। अच्छा देखो, दूसरे पार्ट में उन्होंने बता दिया है कि आपने गिवन डेट ये चीज़ें कुछ गिवन है। अच्छा, कोई बता सकता है इसकी रेशोज़ मेरे पास किस तरह बनेंगी? ए बी सी और सी ए डी की रेशोज़ किस तरह बनेंगी? ए बी के कोरेस्पोंडेंस में क्या आएगा? ए बी के कोरेस्पोंडेंस में क्या आएगा? नहीं ना, ए बी के क्या है बेटा? आपको बताया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ के जो फर्स्ट टू है ए बी है। सुन लो बेटा, मेरी बात सुन लो ना, सुन लो बेटा मेरी बात सुन लो। यहाँ ए बी है बेटा, फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स सी है, तो ए बी के बेटा रेशो में क्या आएगा? सी है। फिर बी सी की रेशो में क्या आएगा आपके पास? ए डी। फिर ए सी की रेशो में क्या आएगा आपके पास? सी डी।
ये बेटा सबको याद है ना, आपके पास जिस तरह से चीज़ें गिवन होती हैं ना सिमिलरिटी में, दो ट्राइंगल, उसी के अल्फ़ाबेट के आपने सीक्वेंस के ऑर्डर आपने उसकी रेशियोज बनानी होती हैं। तो क्या आपके पास रेशियो बन रही है ए बी और सी ए बन रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी और सी ए फर्स्ट वाला बन रहा है। उसके बाद कौन सी बन रही है, बी सी और ए डी, बी सी और ए डी। और थर्ड वाला कौन सा बन रहा है बेटा हमारे पास, ए सी और सी डी, ए सी और सी डी। आपने सबसे पहले रेशियोस लिख लिया। अब क्वेश्चन में आ रही कि आपने फाइंड क्या करना है। आपके पास ए भी गिवन है, डेट मीन्स ये वाली चीज़ आपके पास गिवन है, हाईलाइट कर देता हूँ जो चीज़ें गिवन है। ए भी आपके पास गिवन है, उसके बाद बी सी गिवन है, डेट मीन्स ये चीज़ गिवन है। उसके बाद क्या चीज़ गिवन है बेटा, ए सी गिवन है, और उसके बाद आपके पास गिवन है सी डी। और आपने फाइंड क्या करना है बेटा, ए डी। तो आप मुझे ये बताएं बेटा कौन सी वाली आप रेशियोस लेंगे, कौन सी दो रेशियोस लेंगे यहाँ पर, कौन सी दो रेशियोस लेंगे। यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। सबसे पहली वाली रेशियो लूँगा बेटा। रेशियो हमेशा वो वाली लेते हैं जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपके पास अननाउन हो, बाकी थ्री वैल्यूज़ आपके पास नोन हो। एक दूसरी वाली होगी, क्योंकि डेफिनेटली दूसरी वाली तो लाजमी आएगी, बिकॉज यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी, और ए डी आपके पास सिर्फ सेकंड में है। और दूसरी वाली और तीसरी वाली होगी, क्योंकि देखो तीसरी वाली में आपके पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है ना, ए सी भी गिवन है और आपके पास ए सी डी भी गिवन है। तो यहाँ पे आप ये रेशियो लिख लें। सबसे पहले वाले में बेटा सी ए लिखा हुआ है ना, अच्छा वहाँ पे भी आपके पास गिवन है, बल्कि वहाँ पे भी आपके पास क्या हुआ, ए सी और सी डी। ठीक, पहली वाली भी ले सकते हो बेटा, दोनों ही आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो बी सी ओवर ए डी, यहाँ पे लिख लो ए सी ओवर सी डी। वैल्यूज़ पुट कर लो। बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, फाइंड करनी है, एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद बेटा अगेन ए सी की वैल्यू क्या मेरे पास गिवन है कितनी है आपके पास 6, और सी डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 और 6 मल्टीप्लाई बाय 80। 9 7 टाइम्स 63 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 80, और ये आपके पास आ जाएगा 10.5 आएगा, 10.5 सेंटीमीटर। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को, इजी सा था ये वाला भी। अच्छा ये वाला बेटा ज़रा चेक करें आप लोग खुद से कि ये किस तरह होगा। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसे एक दफ़ा रीड करें। अच्छा बेटा इसका जो आपका आंसर आया है A1 ओवर A2, आप लोगों का बेटा 4/25 आए, वो वाला भी ठीक है। और सेकेंडली आपके पास ये भी आया होगा A1 ओवर A2 25/4, ये भी आपका ठीक है, दोनों आपके पास ठीक है। अच्छा आप सेकेंडली चीज़ देखें बेटा, आपका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल ए बी एक्स टू द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल बी सी एक्स। अच्छा क्या यहाँ पर आपके पास कोई थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए बी एक्स और बी सी एक्स ये सिमिलर हैं? क्या उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं पे दी है कि ए बी एक्स और बी सी एक्स आर दे सिमिलर और नॉट? क्या कहीं पे ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। अब बेटा जो हमारे पास एरिया वाले फार्मूलाज थे या फिर वॉल्यूम वाले फार्मूलाज थे, वो सिर्फ एप्लीकेबल तब होते हैं जब आपके पास फ़िगर क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। बट क्या यहाँ पर आपके पास सिमिलर हैं फ़िगर? नहीं है। बट अगेन मैंने क्या फ़ाइंड करना है, उनका एरिया ऑफ रेशियोज़ फाइंड करनी है। तो बेटा हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि इन केस इफ़ द फिगर्स आर नॉट सिमिलर, तो उनकी एरिया की रेशियोज़ किसके इक्वल होती हैं? पढ़ी थी हमने, किसके? वॉल्यूम के नहीं। एनीवन बेटा अगर आपके पास फिगर सिमिलर नहीं है, इफ़ द टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, तो उनकी रेशियोज़ ऑफ एरियाज़ किसके इक्वल था? किसी को याद है? नहीं बेटा वो मैथ्स वगैरह वॉल्यूम वगैरह वो सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपके पास सिमिलर हो। यहाँ पे सिमिलर नहीं है। आपको बेटा मैंने बताया था, दोबारा से सुन लें, यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था बुक में, ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी बुक में नहीं करवाई हुई। देखो अगर आपके पास बेटा फिगर सिमिलर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी पार्ट बी आपके पास जो है
कहीं पर भी हमें ये चीज़ मेंशन नहीं हुई हुई कि आपके पास ये फिगर सिमिलर हैं। अगर तो बेटा आपके पास फिगर सिमिलर नहीं होती तो आपके पास फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है आपके पास बेस 1 डिवाइडेड बाय बेस 2, बट द कंडीशन इसके बेटा दे मस्ट हैव अ कॉमन हाइट। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो मस्ट हैव, ये सारी चीज़ें बेटा लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं लिखे हुए। मस्ट हैव कॉमन हाइट। पार्ट बी में बेटा आपके पास ये तो बता दिया कि आपने रेशियोज ऑफ एरियाज फाइंड करने ऑफ टू ट्राइंगल, बट आपके पास दोनों ट्राइंगल आपके पास सिमिलर नहीं है। क्या कहीं पर भी यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए बी एक्स और ट्राइंगल बी सी एक्स आर सिमिलर? कहीं पे ऐसी वर्डिंग यूज़ हुई हुई है, कहीं पे ऐसी वर्डिंग यूज़ हुई हुई। बट इन केस अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल जिनकी आपको एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज फाइंड करनी हो और आपको साथ ये बात भी बता दी जाए कि वो सिमिलर नहीं है, तो बेटा हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। वो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A1/A2 आपके पास इक्वल होता है बेस 1 डिवाइडेड बाय बेस 2। लेकिन उसकी जो एक कंडीशन होती है वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे मस्ट हैव अ कॉमन हाइट। उनकी हाइट क्या होनी चाहिए बेटा? कॉमन होनी चाहिए। अब देखो बेटा ट्राइंगल्स कौन सी थी? ABX और BCX। यहाँ पे अब देख लेते हैं अब ट्राइंगल्स कौन सी थी आपके पास। ABX यहाँ पे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ABX, AB ये X, ABX ये वाली ट्राइंगल, और दूसरी आपके पास BCX थी, ये जी पेपर में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता बेटा, पेपर पास पेपर में आया हुआ है वहाँ से तभी मैं करवा रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से समझें, ये दोनों बेटा आपके पास फिगर्स या दोनों ट्राइंगल आपके पास सिमिलर नहीं है, बट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज। सो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ बेटा इज़ टू फाइंड अ कॉमन हाइट। अगर इनकी बेटा हाइट कॉमन होगी तो आप क्या कहेंगे बेटा कि इनकी जो रेशियोज है वो किसकी इक्वल होती है? आपके पास बेस 1 डिवाइड बाई बेस 2। अब सबसे पहले देखो हाइट क्या चीज़ होती है। किसी भी ट्राइंगल की हाइट कहते हैं किस चीज़ को है बेटा? ट्राइंगल की हाइट होती है 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द साइड ऑपोजिट टू इट। वर्टेक्स कहते हैं बेटा इन चीज़ों को, ये देखो जहाँ पे ये दो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, दो लाइंस, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। यहाँ से बेटा अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री वाली लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे कि ये इसकी क्या है? हाइट है। अभी देखो क्या कहीं पर भी इन दोनों ट्राइंगल में कहीं पर भी आपको नज़र आ रहा है कि हाइट गिवन है? नहीं। क्यों हमें गिवन नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि 90 डिग्री तो नहीं कहीं पे भी बना हुआ। अब इन केस अगर मैं यहाँ पे खुद से ड्रॉ करता हूँ, देखें अगर मैं यहाँ से यूँ लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये लाइन बेटा मैंने कर दी ड्रॉ, ये बेटा यहाँ पे आपके पास कितना डिग्री बना रहा होगा? 90 डिग्री। अब बेटा यहाँ पे देखें, अब ये जो मैंने बेटा हाइट बनाई है इसे मैं H कह देता हूँ। ये हाइट किसकी है? कौन से वाले अभी आपके पास ट्राइंगल की नज़र आ रही है? कौन से वाले ट्राइंगल की नज़र आ रही है? BCX। सबको अभी तक यही नज़र आ रहा होगा, BCX वाले की ये हाइट है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइन पे लाई कर रही है और 90 डिग्री डिस्टेंस बना रही है। अभी बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया कि हाइट क्या चीज़ होती है? इट इज़ द 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से, टू द साइड ऑपोजिट टू इट। अच्छा देखो बेटा आपके पास हाइट नज़र आ गई। अब ये वाली जो हाइट है बेटा ऐसे ज़रा ध्यान से समझें, ये वाली जो आपके पास हाइट नज़र आ रही है ये कौन से वाले ट्राइंगल की है आपके पास? BCX। अभी मैंने आपको बेटा बताया कि हमेशा आपके पास हाइट होती क्या चीज़ है? अच्छा बेटा हाइट आपके पास क्या चीज़ होती है? 90 डिग्री डिस्टेंस होता है किसी भी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड वाला। अच्छा देखो ये जो वर्टेक्स B है क्या ये सिर्फ BCX वाले ट्राइंगल का है या BAX वाले का भी है? BAX का भी है ना। तो एक चीज़ तो बेटा मुझे समझ लग गया कि जो वर्टेक्स B है ये दोनों के साथ है।
अच्छा, अब ये 90 डिग्री डिस्टेंस होना चाहिए। कभी भी बेटा जो आपके पास ट्राइंगल की हाइट होती है वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर आए। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको ये क्वेश्चन समझने में इजी हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा बेटा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो, क्या ये वाली लाइन बेटा ट्राइंगल के अंदर आ रही है या बाहर आ रही है? बाहर। लेकिन ये बेटा अगर ये वाली लाइन को मैं थोड़ी सी एक्सटेंड कर देता हूँ आगे की तरफ, तो क्या बेटा ये 90 डिग्री डिस्टेंस बना रही है इसके साथ? तो ज़रूरी नहीं बेटा कि जो हाइट होगी वो ऑलवेज बी इनसाइड द ट्राइंगल। इन सम केसेस बेटा हाइट आपके पास ट्राइंगल से बाहर भी आ रही होती है, लेकिन बेटा वो जिस वर्टेक्स से ओपन होगी उसके ऑपोजिट वाली साइड के साथ बेटा वो कितना एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री बना रही होगी। ये बात समझ लग गई? ये बात सबको समझ लग गई है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो इतना सा पोर्शन है, सारे ध्यान से समझना, ये वाला पोर्शन है, सबको नज़र आया जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ? ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली बेटा इस पोर्शन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ ना आगे। तो बेटा ये जो एच वाली हाइट है ये आपके पास दूसरे वाले ट्राइंगल की भी आ रही है। किस तरह? देखो, ये बी से जनरेट हो रही है। अच्छा, बी के ऑपोजिट बेटा जो ट्राइंगल आपके पास ए बी एक्स है, सबको ए बी एक्स ट्राइंगल नज़र आ रहा है? सबको ट्राइंगल ए बी एक्स नज़र आ रहा है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है जो इसका वर्टेक्स बी है, ट्राइंगल ए बी एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, माइंड में रखें, अभी ट्राइंगल ए बी एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो वर्टेक्स बी है इसके ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है? कौन सी साइड आ रही है बेटा? ए एक्स। मतलब ये कि अगर मैं वर्टेक्स बी से कोई सी भी 90 डिग्री लाइन बनाता हूँ ए एक्स पे, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। देखो, हाइट का दोबारा से मैं बता देता हूँ, हाइट क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से ओपोजिट वाली साइड के ऊपर अगर आप 90 डिग्री वाली लाइन बनाते हैं तो वो क्या बन जाएगी आपके पास? हाइट। अब दोबारा से आ जाए बेटा छोटी वाली ट्राइंगल में, वो वाला तो बेटा सबको नज़र आ गया ना कि जो एच है वो आपके पास बी सी एक्स वाले की हाइट तो लाजमी होगी, वो तो सबको नज़र आ रहा है ना, वो तो बड़ा इजी है। अब ये एच बेटा दूसरे वाली की हाइट किस तरह बन रही है? मेन थिंग हमारे पास ये है कि ये आपके माइंड में आ जाए। उसके लिए बेटा पहले हाइट की आप अपनी डेफिनेशन माइंड में क्लियर कर लें कि हाइट क्या चीज़ होती है। इट इज़ द 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द साइड ऑपोजिट टू इट। अब जो वर्टेक्स बी था बेटा, क्या वो ट्राइंगल ए बी एक्स में भी इंक्लूडेड था या नहीं था? इंक्लूडेड था। अगर मैं वर्टेक्स बी को देखता हूँ तो इसके ऑपोजिट आपके पास कौन सी साइड आ रही है? कौन सी साइड आ रही है? नहीं, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है ट्राइंगल ए बी एक्स की? ए एक्स नहीं, ए एक्स ही नहीं, सिर्फ ए एक्स ना। तो अगर ये कि बेटा अगर मैं बी से एक 90 डिग्री डिस्टेंस बनाऊंगा तो बेटा वो ए एक्स की भी क्या होगी आपके पास? हाइट होगी। डैट मीन्स जो ये वाली हाइट है बेटा ये आपके पास क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। किस तरह कॉमन आ रही है? वो बी सी एक्स वाली ट्राइंगल में भी है और वो बी ए एक्स वाली ट्राइंगल में भी है। बेटा ये चीज़ सबको समझ लगी है? इसमें टोटली जो ट्रिकी पार्ट है वो सिर्फ ये चीज़ है। बाकी आई गेस क्वेश्चन कितने, एक या दो मार्क्स है? एक मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है बेटा वो ये है कि आप यहाँ पे बताएं कि ये आपके पास कॉमन हाइट किस तरह बन रही है। कॉमन हाइट बेटा सबको समझ लग गया है। अब अगर आपके पास कोई सी दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर ना हो, इफ़ द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, तो बेटा उनका आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? A1 ओवर A2, और वो किसके इक्वल होना चाहिए था? B1 ओवर B2। बेटा इफ़ द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर देन दे मस्ट हैव अ कॉमन हाइट। क्या बोल रहा हूँ बेटा? इफ़ द ट्राइंगल इज़ नॉट सिमिलर, इफ़ द ट्राइंगल इज़ नॉट सिमिलर देन दे मस्ट हैव अ कॉमन हाइट। बस 2 मिनट। अगर आपके पास ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो उनकी हाइट क्या होनी चाहिए बेटा? कॉमन हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबने देख लिया बेटा, ट्राइंगल सिमिलर नहीं थी, हमें ना ही उन्होंने बताया था, लेकिन क्या उनकी हाइट कॉमन आ रही थी? तो हाइट कॉमन आ रही थी। तो इन केस इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं? A1 ओवर A2 हमारे पास इक्वल होता है B1 ओवर B2। अच्छा, आप कोई मुझे बता सकता है जो ट्राइंगल ABX है इसकी बेस क्या है? ट्राइंगल ABX की बेस क्या है? एक्स है, AX है बेटा 2। देखो 90 डिग्री कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है? AX पे ड्रॉ हो रहा है ना, तो बेस क्या होगी? AX होगी। इसी तरह जो आपके पास ट्राइंगल BCX है इसकी बेस क्या है? 5। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे?
A1 ओवर A2 इज इक्वल टू बेस 1 ओवर बेस 2 है, तो यहाँ पे लिख लो A1 ओवर A2। बेस 1 आपके पास क्या है बेटा, ये वाली 2, और बेस 2 आपके पास क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5। तो बेटा ये आपके पास कितना है, 1 मार्क्स का, या मेरे ख्याल में इसके मार्क्स बल्कि मैंने लिखे हुए नहीं है, बाई मिस्टेक मैंने कर दिए थे ये, हार्डली मेरे ख्याल में ये हुआ, तो बेटा आपके पास 2 मार्क्स का ये बन सकता है। लेकिन उसके लिए बेटा सबसे मेन चीज़ क्या, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर आपके पास ट्राइंगल सेम नहीं है, दोबारा से समझ लो बेटा, अगर आपके पास ट्राइंगल सिमिलर नहीं है लेकिन स्टिल वो आपको कह रहे हैं कि इनकी एरियाज़ की रेशो फाइंड करें, तो 100% चांस है बेटा कि उन दोनों ट्राइंगल में आपके पास कॉमन हाइट होनी चाहिए। समटाइम्स बेटा हाइट वहाँ पे गिवन भी हो सकती है, और अगर बेटा यहाँ पे जैसे समटाइम्स हाइट गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे आपने खुद से ड्रॉ करके बताना है कि इनकी हाइट कॉमन है, दे आर हैविंग अ कॉमन हाइट, दे आर शेयरिंग द कॉमन हाइट। सो डैट्स वाई बेटा इनकी जो एरिया की रेशोज़ है वो किसके इक्वल होगी, इनके बेस की रेशोज़ के इक्वल होंगी।